तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो आपका 2018 में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का पेपर आया है 5th सेम इसी वालों को इसके ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस करेंगे प्लस जो सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आया है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो हम डिस्कस करते ही हैं जनरली, सब्जेक्टिव में भी जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रहे हैं या जो भी आपका ओपिनियन है रिगार्डिंग हमारे वीडियोस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डैश यूजेस फ्रीक्वेंसी बिटवीन 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज। तो कौन सा ट्रांसमीटर इसमें ये फ्रीक्वेंसी यूज करता है? ऑप्शन ए है एएम ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी है आपका एफएम ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी है रडार या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एएम ट्रांसमीटर। ये क्लास में काफ़ी बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, बताया भी हूँ कि एएम की फ्रीक्वेंसी रेंज 550 से 1650 होती है। मतलब डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती है। अगर यहाँ 535 से 16 से 40 तक भी होता तो भी आप एएम ही टिक करते, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या फ्रीक्वेंसी रेंज ले रहा है। जनरली 550 से 1650 रखता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं और क्वेश्चन नंबर सेकंड, और स्टैंडर्ड एफएम रिसीवर आईएफ इस मतलब जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा है। ऑप्शन ए है 10.7 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 10.7 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 10.7 हर्ट्ज या ऑप्शन डी 455 किलोहर्ट्ज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 10.7 मेगाहर्ट्ज। ग्राउंड वेव्स आर डैश पोलराइज्ड। ग्राउंड वेव में कौन सी पोलराइजेशन होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आइदर ए और बी या डी नन ऑफ दिस। तो ग्राउंड वेव्स आर वर्टिकली पोलराइज्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्योंकि अगर हॉरिजेंटली पोलराइज्ड होगी तो आपको पता ही है सरफेस के पैरेलल हो जाएंगी और मतलब जो है एटीन्यूएट हो जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वर्टिकल पोलराइज्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रेंज ऑफ स्काई वेव प्रोपेगेशन इज। तो स्काई वेव यानी कि कौन सी प्रोपेगेशन होती है आपकी? आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन। तो ये नाम भी आप डिफरेंट डिफरेंट याद रखना। आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन, ठीक है। आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन दोनों मतलब एक ही चीज होती है, बस दो डिफरेंट नाम हैं उनके। तो मैं इसको फिर से थोड़ा सही करके लिख देता हूँ कि ध्यान रहे आप लोग को। आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन, तो रेंज ऑफ स्काई वेव प्रोपेगेशन पूछ रहा है। स्काई वेव का ही नाम आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन होता है। तो ये आपको वैसे भी पता है, जनरली 3 मेगाहर्ट्ज से लेके या ग्रेटर इक्वल्स टू 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। 3 या 2 भी आप लिख सकते हो, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज या 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। आप ऑप्शन देख लो। क्या है पहला? 3 टू 10 ये तो नहीं होगा, 2 टू 30 आपका यही होगा। मेगाहर्ट्ज में देख लेना, तो 2 टू 30 मेगाहर्ट्ज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। 30 टू 300 हर्ट्ज तो नहीं होगा, तो ये तो आपका आंसर हो ही गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज लाइज बिटवीन 50 टू 90 किलोमीटर। तो ये भी आपका स्काई वेव प्रोपेगेशन का ही सवाल है कि कौन सी इसमें से लेयर जिसकी डिस्टेंस दे रखी है 50 से लेकर 90 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैसे ऑप्शन है आपका डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर या F2 लेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी लेयर, ठीक है। डी लेयर लाई करती है आपकी 50 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 6, विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस स्किप डिस्टेंसेस। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे स्किप डिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंक्रीजेस। ठीक है, ऑप्शन बी स्किप डिस्टेंस जो है आपका इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है तो आपको भी पता है जब सिचुएशन होती है उसको कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंस की। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आपका हमने ट्रांसमीटर रखा है, मतलब यहाँ से वेव गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो है और ऐसे ही रिफ्लेक्ट करके यहाँ से आ जाएगी, तो जो आपका स्किप डिस्टेंस होगा वो वैसे भी जीरो होगा। फिर जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बढ़ाते जाते हैं स्किप डिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोट्रोपिक एंटीना। यहाँ ये आप यहीं आपका ट्रांसमीटर है और रिसीवर भी यहीं रख रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे ट्रांसमिट भी किए हैं, रिसीव किए हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो था, तो ये इसका लिए मैं बस ये शो कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब आपका आई जीरो है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो जो है आपका स्किप डिस्टेंस जीरो होता है। बस मतलब यही ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको दिखाया। इसको हालांकि मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोट्रोपिक एंटीना रेडिएट्स इट्स पावर। तो कब ऑप्शन ए है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन बी है इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन सी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब भी कोई आइसोट्रोपिक एंटीना होता है वो रेडिएट करता है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ यागी उड़ा एंटीना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा पार्ट होता है आपका यागी उड़ा एंटीना का? ऑप्शन ए है डायरेक्टर, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि डायरेक्टर भी एक पार्ट होता है यागी उड़ा एंटीना का, रिफ्लेक्टर भी पार्ट होता है। हेलिकल एंटीना गेन डिपेंड्स ऑन। तो हेलिकल एंटीना का गेन किस पे डिपेंड करता है? हेलिक्स डायमीटर पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, वेवलेंथ या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रडार। मतलब रडार के लिए हम बात कर रहे हैं। तो 10th का जो ऑप्शन है आपके वो हैं सेम एंटीना इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, डिफरेंट एंटीना इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, इट रिकॉग्नाइज कलर ऑफ टारगेट या नन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है आपका। कभी भी रडार कलर ऑफ टारगेट नहीं डिटेक्ट कर सकता है। तो अब आपका इसमें ए और बी में आंसर ढूंढ रहा है आपको मेजरली। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कि रडार जो है हमेशा सेम एंटीना यूज करता है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के। तो रडार में एक ब्लॉक होता है ड्यूप्लेक्सर जो यूज होता होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ के यू बैंड इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है आपकी के यू बैंड की। 11 तो ऑप्शन ए है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 18 से 27 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 27 से 40 गीगाहर्ट्ज या डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 का वो होगा आपका ऑप्शन ए 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द टारगेट अप्रोचेस रडार देन फ्रीक्वेंसी इज। तो देखो आपका टारगेट मूविंग है और रडार आपका स्टेशनरी है। तो जब भी कोई जैसे रडार तो आपका यहाँ स्टेशनरी रहेगा, ये आपका रडार हो गया सपोज करो आप यहाँ, और ये टारगेट जो भी आपका है वो मूव कर रहा है रडार की तरफ। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि इफ होना चाहिए इफ द टारगेट अप्रोचेस द रडार। अगर टारगेट अप्रोच करेगा रडार को तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। तो जैसे ही टारगेट रडार के पास आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, if range of target is 30 kilometer then time taken by radar signal to reach the target and return is।
अगर रेंज ऑफ टारगेट है 30 किलोमीटर तो डिस्टेंस दे रखा है आपका 30 किलोमीटर। द टाइम टेकन बाय रडार सिग्नल टू रीच द टारगेट एंड रिटर्न, कहने का मतलब है मान लो आपका रडार यहाँ है, टारगेट यहाँ है, तो आपकी ईएम वेव यहाँ से टारगेट को हिट की और टारगेट को हिट करने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगी रडार पे, तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर होगा, डी जाने में डी आने में, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया 2d। वैसे टी टाइम जाने में, टी टाइम आने में, ठीक है, तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ 2t। तो यही पूछा है इफ रेंज ऑफ टारगेट इज 30 किलोमीटर, तो रेंज दे रखा है 30 किलोमीटर, देन टाइम टेकन बाय द रडार टू रीच द टारगेट एंड रिटर्न, ठीक है, तो मतलब टोटल टाइम पूछा है आपका। तो देखो इसको आप ऐसे कर लो, मान लो रडार से जो है डिस्टेंस डी है टारगेट का और टाइम टी लग रहा है, ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी जो लिखो आप यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना है 30 इंटू किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो 10⁻³ अच्छा ठीक है, और वेलोसिटी क्योंकि ये ईएम वेव ट्रांसमिट करता है तो ईएम वेव की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸, ठीक है। ये टाइम कितना लगा, ये टाइम जो हम निकाल रहे हैं ये रडार से टारगेट तक को हिट करने का टाइम है, ठीक है, रडार से वेव गई टारगेट को हिट की, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करो, थोड़ा मैं इधर कर दे रहा हूँ उसको, विच इज ये हो गया आपका 10⁻⁴ 1/10⁻⁴ ये आ रहा है, ठीक है, ये टाइम लगा, लेकिन टारगेट से के बाद भी तो ये जाएगा आपका, देखो टारगेट से फिर रिटर्न भी तो हुआ, तो उसका भी उसके लिए भी टाइम हमको करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो वो टाइम को भी हम टी मानते हैं, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा क्योंकि डिस्टेंस आपका सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। टाइम टोटल टाइम कितना हो गया आपका 2t, तो 2 इंटू 10⁻⁴, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देख लो तो कोई भी मैच नहीं करेगा, बट जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 0.2 मिली सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग फिर से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी अर्थ के अराउंड इन टाइम पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए है 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 72 या ऑप्शन डी 12। काफी आसान है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। लियो सैटेलाइट्स आर लोकेटेड एट एल्टीट्यूड्स, तो लियो सैटेलाइट कितनी हाइट पे रहती है, तो जनरली 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक लोकेटेड रहती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये आंसर होना चाहिए। अब इस रेंज के जो नियरेस्ट आंसर है वो आप देख लो, बिटवीन 500 टू 2000, बिटवीन 5000 टू 1500, बिटवीन 1500 से 3000, तो सब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी नन ऑफ दिस है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, बिटवीन 500 टू 2000 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्रॉस बार एक मिनट, क्रॉस बार स्विचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डैश स्विचिंग सिस्टम, तो क्रॉस बार स्विचिंग ना किसका एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल या नन ऑफ दिस, तो जो आपका क्रॉस बार स्विचिंग होता है ना वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विचिंग का एग्जांपल होता है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, डैश कनेक्ट मैनी ऑफिसेस, ऑप्शन ए है टेंडम, ऑप्शन बी रीजनल, ऑप्शन सी स्विचिंग ऑप्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टेंडम ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 18, डेंसिटी ऑफ कोर इज डैश डेंसिटी ऑफ क्लेडिंग, तो आपको पता है ये ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है, तो कोर की डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहती है क्लेडिंग की डेंसिटी से, तो ऑप्शन ए सेम है, ऑप्शन बी है मोर देन, ऑप्शन सी है लेस देन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो सबको पता है डेंसिटी ऑफ कोर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ क्लेडिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 19, डी इम्फेसिस फिल्टर इज यूज टू, तो डी इम्फेसिस फिल्टर क्या करता है, एटीन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑप्शन बी एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल,
ऑप्शन सी एटेन्यूएट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एम्पलीफाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो डी इम्फेसिस फिल्टर जो है आपका डिमॉड्यूलेशन के बाद होता है और वो क्या करता है, एटेन्यूएट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितने की होती है, ऑप्शन ए है 5 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 10 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 20 किलोहर्ट्ज या ऑप्शन डी है 15 किलोहर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5 किलोहर्ट्ज। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस हो गए। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप, कैलकुलेट द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ ए लैम्डा बाय 10 और लैम्डा बाय 12 वायर डाइपोल इन फ्री स्पेस। क्या पूछा है आपका, रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है लैम्डा बाय 10 या लैम्डा बाय 12 वायर डाइपोल। तो एक बार आप लैम्डा बाय 10 का कर लो, एक बार लैम्डा बाय 12 का कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। या लैम्डा बाय 10 का कर लो और दूसरे बार लैम्डा बाय 12 का कर लेना। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा दूं। तो देखो आप, अगर ये आपको दिख रहा हो चार्ट प्रॉपरली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाइपोल दे रखा है, लेंथ दे रखी है और उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब जो हमें कैलकुलेट करना था वो लैम्डा बाय 10 या लैम्डा बाय 12 के लिए कैलकुलेट करना था, ठीक है। हालांकि लैम्डा बाय 10 एंड लैम्डा बाय 12 होगा, एंड लैम्डा बाय 12 इसके लिए होगा। तो हम देख लेते हैं पहले। तो एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, दूसरा आप लोग खुद सॉल्व करें। जैसे लैम्डा बाय 12 के लिए मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। लैम्डा बाय 12 का अगर आपको आंसर आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कर सकते हैं हमारा, ठीक है। सारे आंसर मैं खुद ही देखूंगा, तो आप लैम्डा बाय 12 का पोस्ट कर सकते हैं। एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो सबसे पहले देखो हमारा कौन सा रेंज में आ रहा है। तो जब लेस एल शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा बाय 50, इस रेंज में तो आएगा नहीं। L should be lie between lambda by 50 से L lie करना चाहिए lambda by 10 तक। तो उसके लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस जो फॉर्मूला है, और डाइपोल के लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन देखो उसमें डाइपोल लिखा था। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका होना चाहिए 20 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय लेमडा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला हमें ये लगाना है। तो अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं आपका 20 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय लेमडा का होल स्क्वायर। अब पहले केस में L की वैल्यू कितनी है आपकी, लैम्डा बाई 10। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप, 20 पाई स्क्वायर इंटू एल लैम्डा बाई 10 इंटू लैम्डा का होल स्क्वायर, 20 पाई स्क्वायर इंटू 1/100 विच इज पाई स्क्वायर बाई 5। अब सॉल्व करो इसको, मैं सॉल्व करता हूँ, तब तक आप लोग भी सॉल्व करो इसको। देखो, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 1.97, 1.97 ओम, ठीक है। तो ये मैंने एक कैलकुलेट करके दिखा दिया है लैम्डा बाई 10 के लिए। आप चाहो, आप जो है एल की वैल्यू लैम्डा बाई 12 के लिए कैलकुलेट करो और आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। ठीक है, इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और तब तक ये चार्ट आप चाहो तो देख भी सकते हो। एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा है और इसके नीचे थोड़ा और भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो, डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला है, मोनोपोल के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। Calculate the frequency of wave propagating through ionospheric layer having refractive index of 0.6 और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ionospheric लेयर की 300 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है वेव की। पॉइंट्स वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ionospheric लेयर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 0.6, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ionospheric लेयर 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 को। तो देखो आप, पहले बता दूं फॉर्मूला कैसे इसमें लगेगा। तो फॉर्मूला देखो इसमें लगेगा म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 81n अपॉन एफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो इसमें देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 0.6 अंडर रूट 1 माइनस 81n, n है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दे रखी है 300 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में आप चेंज करोगे तो 3 इंटू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोला नहीं है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालो या जो भी हो, तो जब तक लिखा नहीं हो आप एफ को एफ सी से भी रिप्लेस कर दे रहे हैं, बट लिखा नहीं है तो मैं एफ ही डिनोट करके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 300 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। आप सॉल्व करो, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 0.36 1 माइनस 81 इंटू 300 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। 81 इंटू 300 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0.64। एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 81 इंटू 300 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.64। एक बार आप साथ ही साथ कैलकुलेशन चेक करते हुए भी चलना। एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। 81 इंटू 300 इंटू 6 10 रेज़ टू द पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.64 अंडर रूट आ गया एक। तो देखना इसको सॉल्व करना, आप आंसर आना चाहिए। पॉइंट 194 मेगाहर्ट्ज। अगर इसके अलावा आपका कोई और आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ही जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको सॉल्व भी करते चल रहा हूँ। अगर हो सके कि कैलकुलेशन कुछ इधर उधर हो जाए तो एक बार आप लोग देख लेना, मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ एक बार। तो 0.194 मेगाहर्ट्ज मेरे हिसाब से तो आंसर आ रहा है, एक बार आप लोग भी देख लेना। तो ये इस पेपर में इतने ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, ये मैंने डिस्कस कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि इस तरह की वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियो जनरली लेंदी हो जाती है और लेंदी वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में लिखें कि ऐसे आपको और वीडियोस चाहिए कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।